गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर की जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। स्लाइड के अंदर देख सकते हो दोस्तों, ये 7 से 8 आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं जिनको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राज्यसभा कल 12 राज्यसभा सांसदों का निलंबन किया है दोस्तों, तो इसका क्या मुद्दा है ये भी मैं स्टार्टिंग के अंदर आपको बताने वाला हूँ। दूसरा दोस्तों, किन नियमों के आधार पर राज्यसभा के इन सांसदों का निलंबन किया गया, प्लस क्या है कि राज्यसभा के जो सभापति होता है और लोकसभा के अध्यक्ष की जो निलंबन शक्ति के अंदर अंतर वगैरह है वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह है वो आपको इस स्लाइड के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आपको मुद्दा बता देता हूँ दोस्तों। आपको पता है कि मानसून का जो आखिरी सत्र था उसमें कुछ राज्यसभा के सांसदों के द्वारा व्यापक स्तर पे ऐसे डिस्ट्रप्शन वगैरह किया गया था और जो राज्यसभा के सुरक्षाकर्मी हैं उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया गया था। तो उन 12 से 13 राज्यसभा के जो सांसद वगैरह थे उनको दंडित करने के लिए शीतकालीन सत्र का आपको पता है शुरुआत हुई और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा उन 12 राज्यसभा सांसदों की निलंबन करने की मांग की थी, उनको दंडित करने की मांग की थी दोस्तों, कि मानसून के आखिरी सत्र के आखिरी दिन जिस तरह का व्यवहार किया था उसको दंडित किया जाए और ये सभापति से मांग की थी दोस्तों। कौन से अब रूल नियम 255 और नियम 256 के तहत कोई भी राज्यसभा या लोकसभा का जो सांसद वगैरह रहता है उसके द्वारा सदन की जो कार्रवाई के अंदर बाधा वगैरह डालता है या कोई दुर्व्यवहार वगैरह करता है तो इन नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है। अब जो नियम 255 है दोस्तों वो थोड़ा सा कम कठोर है, यानी उसके तहत यदि कोई सांसद दुर्व्यवहार करता है तो उसको इतनी ज़्यादा दंडित नहीं किया जाता, उसको माफ़ीनामा के लिए बोला जाता है या कुछ लिखित में माफ़ीनामा के लिए बोल दिया जाता है, या यदि उसको निलंबित किया जाता है वो भी 4-5 दिनों के लिए किया जाता है। जबकि नियम 256 है उसके से सस्पेंड वगैरह किया जाता है दोस्तों, वो लंबे टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है नियम 256 के तहत। तो अब जब इसकी प्रोसेस वगैरह ये रहती है दोस्तों कि इन नियमों के तहत नियम 255 और नियम 256 के तहत संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा इसकी प्रोसेस ये रहती है कि सभापति या अध्यक्ष के द्वारा दंडित नहीं किया जाता दोस्तों, जो सदन के नेता है उनके द्वारा संकल्प रखा जाता है और वो संकल्प की जो अनुमति है वो राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष के द्वारा दिया जाती है और सदन के द्वारा वो संकल्प पारित करके सांसदों को दंडित किया जाता है। ये इस तरह की प्रोसेस रहता है और कल भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। राज्यसभा के सभापति के पास प्रहलाद जोशी के द्वारा संकल्प रखा गया था और संकल्प की अनुमति मिलने के बाद राज्यसभा के सदन के द्वारा वो संकल्प पारित करके 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया था। तो इसका मतलब यह है कि सभापति को दंडित करने का अधिकार नहीं है दोस्तों, संकल्प के द्वारा सदन के सदस्यों को ही अपने में से जो सदस्य हैं जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था उनको दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, ये याद रखना। और नियम 256 और 55 दोनों किससे संबंधित है? सांसदों के दुर्व्यवहार को नियंत्रित करने और उनको दंडित करने के लिए, ठीक है। तो इन सांसदों के दुर्व्यवहार को इन नियमों के तहत दंडित किया जाता है और किसके माध्यम से? संकल्प के माध्यम से, संकल्प पारित करके। अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों कि जो राज्यसभा के सभापति हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं उनके अंदर निलंबित करने की जो शक्ति है उसमें एक अंतर है कि 2001 के अंदर लोकसभा के जो अध्यक्ष है दोस्तों उनको एक अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई थी। वो कौन से रूल के तहत? रूल 374A के तहत लोकसभा के अध्यक्ष को 2001 में सांसदों के दुर्व्यवहार को नियंत्रित करने, उनको निलंबित करने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई थी रूल 374A के तहत। और इसमें क्या पावर है कि यदि लोकसभा के सदन के अंदर कोई सांसद वगैरह कार्रवाई के अंदर बाधा डालता है या डिस्ट्रप्शन पैदा करता है तो उसके दुर्व्यवहार के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अधिकतम 5 दिनों के लिए उस एमपी को निलंबित किया जा सकता है, अधिकतम 5 दिनों के लिए 374A के अंतर्गत। तो ये 3 रूल याद रखना, नियम 255, नियम 256 और रूल 374A याद रखना दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यही काम की चीज़ है और इनकी प्रोसेस वगैरह याद रखिए। अगला देखिए दोस्तों, तिवा जनजाति और वांचवा त्यौहार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वांचवा जो त्यौहार है, एक तो त्यौहार का जो नाम याद रखिए दोस्तों, वांचवा त्यौहार, ये तिवा आदिवासियों के द्वारा अपनी अच्छी फसल की कामना करने के लिए ये मनाया जाता है। तो ये याद रखिए, ये फसल त्यौहार है और कौन सा जनजाति मनाती है? तिवा जनजाति। अब दूसरा दोस्तों, इस त्यौहार के अंदर बड़े धूमधाम के साथ यानी प्रकृति की पूजा की जाती है, क्योंकि
प्रकृति भूमि तो भरपूर फसल वगैरह पैदा करती है, तो उसके सम्मान के लिए ये वांचवा त्यौहार तिवा आदिवासियों के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। अब तिवा आदिवासी के बारे जो जनजाति है उसके बारे में बता देता हूँ। तिवा को लालूंग के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम याद रखिए, तिवा जनजाति है उसको लालूंग के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा, ये असम और मेघालय के अंदर मुख्य तौर पे रहती है। जो स्वदेशी समुदाय है दोस्तों, कहाँ कहाँ, असम और मेघालय के अंदर। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों के अंदर भी के तिवा जनजाति है वो निवास करती है। तो इनका त्यौहार का नाम याद रखिए, एक किस लिए ये त्यौहार मनाते हैं। दूसरा दोस्तों, ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं, ये तिवा जनजाति के बारे में याद रखिए दोस्तों। अगला दोस्तों, निरपुण भारत के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हो आप, ये कल PIB की न्यूज़ है दोस्तों। और इस निपुण भारत मिशन की शुरुआत दोस्तों 2020 के अंदर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक भाग के रूप में निपुण भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। कल इस जो मिशन है उसके रूल्स वगैरह हैं दोस्तों, वो फाइनल गाइडलाइंस वगैरह हैं वो फाइनल की गई थी। तो ये सबसे पहले याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय की योजना है निपुण भारत मिशन। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक भाग के रूप में इसको स्टार्ट किया गया। तीसरी चीज़ ये है दोस्तों, इसका मकसद दोस्तों ये है कि 3 साल से लेकर 9 साल के जो आयु वर्ग के बच्चे वगैरह हैं उनकी जो सीखने की जो क्षमता है और जो उनकी सीखने की जो आवश्यकता वगैरह है उसको बढ़ावा देना, उसको सीखने की जो क्षमता वगैरह है उसका विकास करना, ये निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। जैसा कि निपुण नाम से है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म निपुण का जो नाम है दोस्तों, बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, ये निपुण भारत मिशन का पूरा नाम है। लेकिन आप निपुण भारत मिशन का इतना याद रखिए कि ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। दूसरी बात ये है कि 3 साल से जो 9 साल के बच्चे हैं उनको निपुण बनाना, उनको जो सीखने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, उनकी संख्यात्मक जो ज्ञान है उसको, मैथ्स वगैरह है उसके अंदर उसको निपुण बनाना, ये निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, धवन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है भारत के स्पेस इंडस्ट्री के लिए, खासतौर से क्योंकि भारत में पहली बार जो स्काई रूट एरोस्पेस दोस्तों, ये प्राइवेट स्टार्टअप है और उसके द्वारा एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का निर्माण किया गया है जिसका नाम धवन फर्स्ट रखा गया। भारत के जो सतीश धवन जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे उनके नाम पे, उनके सम्मान के लिए दोस्तों धवन फर्स्ट रखा गया है। और स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का निर्माण किया गया है दोस्तों। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही हार्ड टेक्नोलॉजी है एक तरह की। तो इस तरह की अचीवमेंट एक बहुत ही भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक अच्छी उपलब्धि है दोस्तों। स्काई रूट जो एरोस्पेस है दोस्तों, उसने अपना खुद का एक विक्रम 2 प्रक्षेपण यान है, उसका जो तीसरी स्टेज होती है, ऊपर का चरण होता है, ऊपरी चरण दोस्तों, वो क्रायोजेनिक स्टेज रहती है। तो उसके अंदर प्रदर्शन किया था, उसका टेस्ट किया था, कौन से प्रक्षेपण यान के माध्यम से, विक्रम 2 प्रक्षेपण यान के माध्यम से। धवन फर्स्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, उसका टेस्ट वगैरह किया गया था। ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। और जो ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, इस 3D प्रिंटिंग से निर्माण किया गया था और ये पूरी तरीके से 100% मेड इन इंडिया, एकदम पूरा स्वदेशी रूप से इसके जितना भी, यानी 100% एक मेड इन इंडिया ये रॉकेट इंजन है दोस्तों। अब आपको विक्रम जो स्काई रूट एरोस्पेस है उसके विक्रम 2 प्रक्षेपण यान के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये जो प्रक्षेपण यान है ये तरल प्राकृतिक गैस के संयोजन का उपयोग करता है, यानी लिक्विड जो नेचुरल गैस रहता है उसके संयोजन का प्रयोग करता है दोस्तों। और इसमें 90% से अधिक मीथेन वगैरह रहती है। और जो तरल प्राकृतिक गैस होती है वो तरल ऑक्सीजन के साथ संयोजन वगैरह करता है और इसको मेथालॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ऊपरी स्टेज वगैरह जैसे विक्रम है, विक्रम 2 है, उसके अंदर जो प्रक्षेपण यान है उसके अंदर 3 स्टेज है। जो नीचे वाले 2 स्टेज है दोस्तों, उसके अंदर तरल प्राकृतिक गैस है उसके साथ तरल ऑक्सीजन का संयोजन मिला के, तरल जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें 90% मीथेन रहता है जबकि तरल ऑक्सीजन मिलाया जाता है। ऐसे करके मेथालॉक्स के नाम से 2 स्टेज के अंदर ये चीज़ बूस्टर के तौर पे काम करती है। और ऊपरी जो स्टेज है दोस्तों उसमें ये धवन फर्स्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन रहता है दोस्तों, और ये जो क्रायोजेनिक इंजन रहता है दोस्तों, ये इसमें जीवाश्मी ईंधन वगैरह है उसको कम यूज करता है। दूसरी पेलोड की जो क्षमता वगैरह रहती है वो भी कम रहती है। और जो क्रायोजेनिक
जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो बूस्टर के तौर पे काम करती है और इसकी लागत वगैरह भी वो कम वगैरह रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है और धवन फर्स्ट को आप याद रखिए दोस्तों। अगली न्यूज़ है दोस्तों, बारबाडोस एक कैरेबियन आइलैंड है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका के जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, मैक्सिको की जो खाड़ी वगैरह है, उसमें कैरेबियन आइलैंड है, बारबाडोस नाम दोस्तों याद रखिए। और ये विश्व का एक नया रिपब्लिक देश के रूप में उभरा है दोस्तों, क्योंकि वो पिछले 400 सालों से यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों, यूके, ग्रेट ब्रिटेन, उसकी एक औपनिवेशिक कॉलोनी थी जो अभी कल ही आज़ाद हुई है दोस्तों। बारबाडोस याद रखना, विश्व का एक नया लोकतांत्रिक देश जिसने यूनाइटेड किंगडम से औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली है, ठीक है। और ये एक कैरेबियन आइलैंड है, याद रखना। अगला देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल के बारे में है। ये अभी मणिपुर के अंदर इसका निर्माण चल रहा है दोस्तों। मणिपुर के अंदर भारतीय रेलवे के द्वारा मणिपुर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, उसका निर्माण किया जा रहा है। और ये जो रेलवे पुल होगा दोस्तों, ये 111 किलोमीटर लंबी एक जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना है, उसका हिस्सा है। कौन सी? जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना है दोस्तों, उसका हिस्सा है। और भारतीय रेलवे के द्वारा यदि 111 किलोमीटर, ये लगभग प्रोजेक्ट 2023 तक ये पूरा होने वाला है दोस्तों। और 2023 में ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल मणिपुर के अंदर रहेगा दोस्तों, याद रखना। और 111 किलोमीटर की जब प्रोजेक्ट वगैरह जब पूरा हो जाएगा तो जिरीबाम और इम्फाल के बीच में 2 से ढाई घंटे के अंदर ये दूरी वगैरह तय कर ली जाएगी। अभी जो दूरी वगैरह है दोस्तों वो लगभग 12 से 13 घंटा के अंदर पूरी की जा रही है, तय की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की वजह से ये 2 से ढाई घंटे के अंदर सफ़र वगैरह है वो आसान हो जाएगा। और इसका NH वगैरह भी याद रखिए दोस्तों। जिरीबाम इम्फाल जो है दोस्तों नेशनल हाईवे 37 के अंतर्गत आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही 2023 के अंदर ये निर्माण हो जाएगा पुल का, तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हो जाएगा। और ये भी याद रखिए एक नोनी घाटी, क्योंकि ये नोनी घाटी को पार करने के लिए इस पुल का निर्माण किया जाता है। और नोनी घाटी है कहाँ दोस्तों? ये मणिपुर के अंदर है। मणिपुर के अंदर नोनी घाटी है, जिसको पार करने के लिए ये रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। और अभी जो वर्तमान के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो चेनाब नदी पर है दोस्तों। और आपसे ये पूछ लिए कि भारत का या दुनिया का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, तो वो भी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, बोगी भील जो पुल है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे लंबा, लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास लंबा पुल बनाया गया है, तो बोगी भील नाम है उसका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह हैं, वो आप याद रखना दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, सफ़र के बारे में। ये इस वीडियो की लास्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर की न्यूज़ है दोस्तों। सफ़र के बारे में बात करता हूँ। ये क्यों सुर्खियों के अंदर दोस्तों? हाल ही के अंदर दिवाली के बाद दिल्ली के अंदर जिस तरह का वायु प्रदूषण वगैरह था, और दिवाली के बाद वायु प्रदूषण का आंकलन करने के लिए सफ़र के द्वारा 4 महत्वपूर्ण जो सिटीज़ थी, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे वगैरह, उनका दोस्तों जो वायु प्रदूषण के जो आंकड़े वगैरह था उस पर अध्ययन वगैरह किया गया था, ठीक है। तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी, इसलिए मैं आपको सफ़र के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले सफ़र की फुल फॉर्म क्या है? द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। दोस्तों दोबारा देख लीजिए, सफ़र की फुल फॉर्म द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये दोस्तों पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय है उसकी एक पहल थी, और इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर है दोस्तों। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा सफ़र का विकास किया गया था दोस्तों। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। और इसका मुख्य मकसद ये है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, भारत की जो बड़ी सिटीज़ है मेट्रोपॉलिटन सिटी, उनका रियल टाइम एयर क्वालिटी है दोस्तों, यानी जो वायु गुणवत्ता है उसका मापन करती है दोस्तों। उसकी फोरकास्टिंग सफ़र के माध्यम से की जाती है। ये रियल टाइम आधार पे मतलब अपने को पता चलता है। उसके अलावा ये 72 घंटे पहले भी फोरकास्टिंग वगैरह कर देती है कि उस सिटी की, उस मेट्रोपॉलिटन सिटी की वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। और इसका काम ये है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसकी वायु गुणवत्ता के साथ में एक ओवरऑल पोल्यूशन का जो लेवल है, यानी प्रदूषण का जो ओवरऑल स्तर है, और लोकेशन बेस्ड यानी जगह आधारित वायु गुणवत्ता, सिटी की जो वायु गुणवत्ता है उसके बारे में ये सफ़र के माध्यम से फोरकास्ट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। और सफ़र के अंतर्गत 10 पॉल्यूटेंट है, 10 वायु प्रदूषक है, उनका मापन रोजाना किया जाता है, ठीक है, रियल टाइम के आधार पर किया जाता है। ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट है दोस्तों? नाम याद रखिए इनका। PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10,
ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, बेंजोन, ट्विलिन और जाइलिन और मरकरी। ये 10 दोस्तों पोल्यूटेंट हैं जिनको सफ़र के माध्यम से डे बाय डे रोज़ाना मॉनिटरिंग किया जाता है। और भारत की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह हैं उनकी एयर क्वालिटी है उसका फोरकास्ट करती है। ठीक है। और 10 पोल्यूटेंट का आप नाम रट लीजिए दोस्तों, क्योंकि एक एयर क्वालिटी इंडेक्स और है, उसके अंदर 8 ही पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो उन दोनों का कंपैरिजन वगैरह याद रखिए दोस्तों। मरकरी हो गया, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, 10 जो पोल्यूटेंट वगैरह हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स था आज का। ये आज का वीडियो था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और शाम को आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्विज है वो आपके लिए लेके आने वाला हूँ दोस्तों। और ये आज की जो करंट अफेयर्स है उससे हटके रहेंगे। जो करंट अफेयर्स के क्विज के रहते हैं दोस्तों मेरे, वो आज की जो करंट अफेयर्स रहती है उससे हटके रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।